हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनटीए नेट यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की। और इस समय हम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी पेपर में हेल्प हो सके। तो आज का हम लोग इसके 50 क्वेश्चन, ये है 2017 का थर्ड पेपर है। इसके 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अब जो इसके आगे का है 51 हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है कि कोई बालक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना के दौरान वो मूर्छित हो गया है, यानी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया है। तो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं, के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो क्या करेंगे? तो अब ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है या सबसे ज़्यादा बेटर है, वो आपको देखना है। तो इसमें आप देखिए, पहला जो ऑप्शन है कि किसी शिक्षक को प्रार्थना कराने के लिए कहेंगे और बालक को चिकित्सक के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। दूसरा है किसी शिक्षक को बालक की देखरेख करने के लिए कहेंगे और प्रार्थना कराना जारी रखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आप वहाँ के हेड हैं, आप वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो आपकी जिम्मेदारी हर चीज़ की ज़्यादा है। ये नहीं कि आप बच्चे को किसी शिक्षक के ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है। थर्ड आप देखेंगे, किसी शिक्षक को बालक या बालिका को उसके घर ले जाने के लिए कहेंगे और प्रार्थना कराते रहेंगे। एक ये है। 4 आपका है कि किसी शिक्षक से प्रार्थना जारी रखने के लिए कहेंगे, किसी शिक्षक को वहाँ कहेंगे प्रार्थना जारी रहे। और बालक का प्राथमिक उपचार, जब कोई भी सिचुएशन आती है तो एक जैसे स्कूल में ही है तो पहले जो प्राथमिक उपचार है वो पहले किया जाएगा। बालक का प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद पर्यवेक्षण, उसको देख रेख रखेंगे, उसकी पर्यवेक्षण करते रहेंगे और प्रार्थना में पुनः प्रतिभाग लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी जाएंगे। प्रार्थना यानी कि बच्चे की देख रेख हो गई, उसका प्राथमिक उपचार हो गया है, उसकी देख रेख हो गई, उसके बाद फिर वो प्रार्थना में जो प्रिंसिपल हैं स्वयं शामिल हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी वाला, अगर आप प्रिंसिपल के तौर पे वहाँ पे हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपने कार्य करना है वो 4 आपका ज़्यादा ठीक है। तो आप 4 पे इस पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 52 है कि PERT का विस्तृत रूप क्या है? मतलब ये क्या चीज़ है, इसको देखिए। तो जो आपका PERT है, ये एक तरह की प्रोग्राम ऑफ इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है। ये एक तरह की टेक्निक है। किस तरह की टेक्निक है? प्रोग्राम ऑफ इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है ये। तो इस तकनीक में ये होता है, इस टेक्निक में, कि जो सांख्यिकीय गणना होती है उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जो आपकी डाटा आप कलेक्ट करते हैं, जो उसकी गणना की जाती है, एक सांख्यिकीय गणना जो होती है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम PERT कहते हैं। तो इसका आपका जो थर्ड है वो इसका विस्तृत रूप है, वो बिल्कुल ठीक है। अब ये तो बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी फुल फॉर्म जो है आपकी, ये आपका ये तीसरा है आपका। आगे आपका क्वेश्चन है 53। ये है, अंततः नेतृत्व की कौन सी शैली सर्वाधिक प्रभावी है? ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, अगर कोई भी टर्म आपको क्योंकि हिंदी में भी देखिए, हिंदी में बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है और कई तरह की उसमें एक ही शब्द के लिए कई शब्द हो जाते हैं, तो आप लोगों को समझने में कन्फ्यूजन आती है। तो हम जो इसकी इंग्लिश की टर्म है उसको ज़रूर देखिए। तो इंग्लिश में आपका है, इसमें अगर हम 53 देखें तो इसमें है, इन द लॉन्ग रन विच लीडरशिप स्टाइल इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव। यानी लॉन्ग रन में कौन सी जो लीडरशिप की स्टाइल है वो कौन सी इफ़ेक्टिव रहेगी ज़्यादा। तो उसके लिए हम देखेंगे आपका
ये रूपांतरकारी जो है रूपांतरकारी, ये आपकी जो शैली है ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्यों अच्छी रहेगी, पहले तो आप लोग देख लीजिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक है या शैली है ये। इसका मतलब ये है कि ये एक परिवर्तनकारी नेतृत्व लीडरशिप का एक सिद्धांत है, जहाँ एक नेता या जो प्रबंधन करता है, नेतृत्वकर्ता जो है, वो आवश्यक परिवर्तन की पहचान करने के लिए टीमों के साथ कार्य करता है। ठीक है, और जो प्रेरणा के माध्यम से उनको इंस्पायर करता रहता है, माध्यम से परिवर्तन का मार्गदर्शन करने का एक उद्देश्य का लक्ष्य बनाता है, तथा एक समूह के प्रतिबद्ध सदस्यों के साथ मिलकर बदलाव को निष्पादित करता है। जो बदलाव है उससे वो आता है। और परिवर्तनकारी जो नेतृत्व है ये आपका, इसके विभिन्न प्रकार के तंत्रों के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन में मनोबल और नौकरी के प्रदर्शन को बढ़ाने का कार्य मिलता है। तो जो इस तरीके की लीडरशिप है, इसमें एक तरह की जो लीडर होता है उसके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभाता है, और जो वर्कर्स हैं उनके साथ उसका बहुत अच्छा तालमेल रहता है, और साथ में वो वर्कर्स को भी वो इंस्पायर करता है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और जिम्मेदारी को समझते हुए एक अच्छे रिजल्ट पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। तो इस तरीके का अगर हम देखेंगे तो ये रूपांतरकारी जो हमारी जो शैली है वो सबसे लॉन्ग, जो ज़्यादा दिन तक चलने वाली, इफ़ेक्टिवनेस वाली हमारी नेतृत्व शैली है। तो इसके हिसाब से हमारे 4 ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या संदर्शी योजना की विशेषता नहीं है। संदर्शी योजना की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन बच्चों ये है कि 20 या 25 वर्ष की समय अवधि के लिए एक योजना। ठीक है, दूसरा है दीर्घावधिक योजना, तीसरा है पूर्व में ही निर्धारित दीर्घ क्षेत्रीय लक्ष्य, और चौथा आपका है दीर्घावधिक योजना की प्रतिवर्ष समीक्षा। तो अगर हम इसमें इसको देखते हैं तो ये आपका 54, इसमें ये बताया गया है कि एक योजना जो हमने बनाई है, एक योजना जो हम बनाते हैं वो उसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, जो कोई योजना हम लोग बनाते हैं, तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी ये इसमें जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो संदर्शी योजना का विशेषता नहीं है। ठीक है, संदर्शी योजना नहीं है। तो ये अगर हम इसको देखते हैं तो पहला जो आपका है कि 20 या 25 वर्ष की समय अवधि के लिए एक योजना। देखिए संदर्शी जो योजना होती है ये एक निश्चित रूप से एक दीर्घ अवधि यानी ज़्यादा टाइम की या ज़्यादा लॉन्ग पीरियड की एक इसमें योजना बनती है, और पूर्व में निर्धारित दीर्घ क्षेत्रीय लक्ष्य होते हैं इसके, और दीर्घावधिक जो योजना की प्रतिवर्ष समीक्षा भी होती है। जैसे आपने देखा होगा पहले वो परियोजनाएं बनती थी 5 साल की, एक 5 साल की उनकी अवधि होती थी। ठीक है, तो उस तरीके की संदर्शी योजनाएं जो होती हैं वो पूर्व में निर्धारित दीर्घ क्षेत्रीय लक्ष्य होते हैं, और दीर्घावधि योजना होती है, और उसके हर वर्ष समीक्षा होती है, रिव्यू होता है उसका। लेकिन जो पहला है आपका कि 20 या 25 वर्ष की समय अवधि के लिए योजना होती है, ऐसी कोई इसमें फिक्स नहीं है कि 20 या 25 वर्ष तक हो गई, तो ये आपका जो है ये ठीक नहीं, इसी पे टिक करेंगे क्योंकि विशेषता इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार्य को सूचीबद्ध कीजिए। अब आप लोगों के क्लासेस में देखते हैं कि कभी कभी पर्यवेक्षक आते हैं बच्चों की पढ़ाई को चेक करने के लिए, उनकी किस तरीके से शिक्षण हो रहा है, टीचर्स किस प्रकार से शिक्षण कर रहे हैं, बच्चे उसमें से कितना गेन कर पा रहे हैं, इसकी एक तरह से जांच के लिए पर्यवेक्षक आते रहते हैं। तो इन्होंने कहा है जो पर्यवेक्षक जो प्रकार्य है उसको सूचीबद्ध कीजिए। तो इसके अगर हम देखेंगे, अगर इसको सूचीबद्ध हम लोग करते हैं तो ये आपका
इसमें कौन कौन से होंगे? एक है पहला कि निर्णय निर्माण का समन्वय, और दूसरा है प्रभावी समझौते, समर्थन प्रदान करना, प्रबंधकीय कार्य को विनियमित करना, अधिगम और विकास का अनुश्रवण करना। तो इसके हिसाब से आपका देखिए, जो प्रभावी समझौते हैं वो हो सकता है, समर्थन प्रदान करना ये हो सकता है, और जो प्रबंधकीय कार्य को विनियमित करना, जो वहाँ पे प्रबंध कार्य चल रहा है इसको विनियमित कैसे होगा ये वो लोग बताएंगे या उसकी जांच करेंगे, आगे इसको बताएंगे कि इस तरीके से जो कार्य है इस तरीके से प्रबंध किया जाए। अधिगम और विकास, जो अधिगम हो रहा है वहाँ पे लर्निंग हो रही है, विकास हो रहा है, उसका अनुश्रवण करेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इसका आपका एक बी ठीक होगा, सी ठीक होगा, डी ठीक है और ई ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सतत मतलब लगातार, जो कंटिन्यूअसली जो काम होता है, सतत और वृहद यानी बड़े पैमाने पर मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किस युक्ति से मूल्यांकन का व्यापक स्वरूप सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है? तो एक तो इन्होंने ये कहा है कि सतत यानी लगातार मूल्यांकन होता रहता है, ठीक है, सतत मूल्यांकन होगा और बड़े पैमाने पे भी होता रहता, मतलब हर तरीके से उसमें बच्चे की बच्चे का जो शारीरिक है, मानसिक है या उसका बौद्धिक है, हर तरीके से जो उसका मूल्यांकन होना है वो होगा और लगातार होता रहता है। तो ये इसमें हमको देखना है कि कौन से इसमें से ऑप्शंस हैं जो उसमें सहायता करते हैं। तो पहला आपका है कि कार्य निष्पादन के संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ये कुछ हद तक ठीक है। दूसरा आप देखेंगे संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों के लिए बहुत से मूल्यांकन परक साधनों को शामिल करना। तीसरा आपका है सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, और चौथा है परीक्षण की तैयारी में अधिसंख्य विशेषज्ञता का समावेशन करना। तो जो आप इसमें देखेंगे तो जो आपका सेकंड है यानी कि जो संज्ञानात्मक है यानी कि जो ज्ञान है, बुद्धि है, और जो गैर संज्ञानात्मक है यानी कि और उनका जो और एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी आपका कोई भी उसमें कंपटीशन आता है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से जो गैर संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको भी मापा जाता है, उनकी जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है, बनाई जाती है, तो उसमें भी उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि बच्चा किस तरीके से उसका व्यक्तित्व है, कितनी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करता है। तो हर तरीके से वृहद रूप में उसका मूल्यांकन करना है। तो अगर उस तरीके से हम देखेंगे तो उसका जो सेकंड ये वाला ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों के लिए बहुत से मूल्यांकन परक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट विशेषज्ञों के परिसूचक परीक्षण की संज्ञा दी गई है? अब यहाँ पे एक सूची की बात हो रही है, विशिष्ट विशेषज्ञ यानी कि जो गुण होते हैं, व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनकी बात हो रही है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखते हैं तो आपका 57 जो है इसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड इन अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक टेस्ट। ये जो आपका करेक्टरिस्टिक यानी कि व्यक्तित्व का जो टेस्ट है, तो उसके लिए हम अगर इंग्लिश में ही देख लेते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे हमारे करेक्टरिस्टिक टेस्ट हो रहा है तो जो पर्सनालिटी इंटरव्यूटरी है ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगर इसमें हम टर्म, अगर इंग्लिश की भी टर्म देख लेते हैं तो बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। अब हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में आपका है, तो अगर इसमें देखें कि विशिष्ट विशेषकों के परिसूचक परीक्षण, तो इसके हिसाब से जो ये परीक्षण होता है उसके लिए हमें उसको परीक्षण की संज्ञा दी गई है। तो जब इसके लिए हमको व्यक्तित्व तालिका बनाई जाती है, तो इसका ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको निम्नलिखित कथन मानक
संदर्भित परीक्षण यानी कि NRT, नॉर्म से रिलेटेड जो मानक होते हैं, नॉर्म से रिलेटेड आपका ये परीक्षण है, उससे संबंधित है। नीचे दिए गए जो आपको ऑप्शंस हैं उसमें जो आंशिक रूप से सही कूट की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन से ऑप्शन इससे नॉर्म के लिए बेटर रहेंगे वो आपको देखना है। तो अगर इसका हम लोग देखते हैं, इसका है पहला कि NRT में अधिगम कार्य का बड़ा क्षेत्र शामिल होता है जिसमें कुछ मदों को विशिष्ट कार्य के निमित्त पाया गया हो। ठीक है, पहला ये हो गया आपका। तो देखिए जो नॉर्म वाले जो टेस्ट होते हैं ये बड़े पैमाने पे तो निश्चित रूप से होते हैं। अब हम लोगों का देखिए, जैसे हम लोग नेट की परीक्षा दे रहे हैं या आपकी इंजीनियरिंग की जो एंट्रेंस होता है, तो ये सब जो है इसमें एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्म रखा जाता है कि जब बच्चा उस नॉर्म को या जो उस स्टैंडर्ड्स को जब वो फॉलो पूरा उसको उसमें एक तरह से योग्यता को क्वालिफाई करता है। जैसे हम लोग नेट की परीक्षा देते हैं तो हम लोगों के भी एक स्टैंडर्ड बताया गया है कि हम लोगों के जो MA होगा, MA में हमारे 55 से अबव होनी चाहिए, परसेंटेज से अबव होना चाहिए। और उस ये हमारा इसमें बताया गया कि ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स में बताया गया। तो ये जो है बड़े पैमाने पर जो होता है, जो नॉर्म वाले होते हैं, कि NRT ये जो परीक्षण होता है ये आपके बड़े पैमाने पर होता है। तो जो आपका ये पहला है, ये आपका पहला इसमें ठीक हो सकता है, यह है। B आपका है कि NRT में अधिगम यानी कि लर्निंग के सापेक्ष स्तर के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य विभेदीकरण पर बल दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, विभेदीकरण वाली कोई बात नहीं है इसमें। C देखते हैं, NRT में औसत कठिनाई के पदों का आसान और दुष्कर पदों की न्यूनतम संख्या पर बल दिया जाता है। तो ये भी ठीक है। जो आप परीक्षण देते हैं उसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, कुछ पद जो है कि बहुत ज़्यादा कठिनाई स्तर के होते हैं, कुछ औसत कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं, कुछ आसान होते हैं। तो ये बात इसमें बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। D है NRT यानी कि नॉर्म, ये है आपका 58। हाँ, ये आपका है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट इनको कहते हैं। तो आपका जो D है कि NRT के लिए सुप्रभाषित समूह अपेक्षित होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये ठीक नहीं है, कोई ऐसा समूह अपेक्षित नहीं होता है इसके लिए। और NRT में किसी संदर्भ समूह के साथ अधिगम कार्य, लर्निंग कार्य के कार्य को निष्पादन पर जोर दिया जाता है, ये ठीक है आपका। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका A ठीक हुआ और आपका C ठीक हुआ और आपका E ठीक हुआ, यानी कि आपका जो 1 है ये बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथन में परीक्षणों के मानकीकरण, यहाँ पे भी मानकीकरण की बात हो रही है, मानकीकरण में चरणों के तार्किक क्रम की व्याख्या होती है। ये एक इसमें बताया कि निम्नलिखित में से किस कथन में परीक्षणों के मानकीकरण, जो मानकीकरण होता है जब हम किसी परीक्षण का जो स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनका मानकीकरण के चरणों को तार्किक क्रम में हमको बताना है कि जब हम किसी परीक्षण के लिए नॉर्म्स डिसाइड करते हैं या परीक्षण लेते हैं तो उसका तार्किक क्रम क्या होगा। तो इसका जो, अगर इसको हम देखते हैं तो इसका एक तरीके से देखिए, पहले है क्षेत्र विवरण, परीक्षण के पदों का निरूपण, परीक्षण के पदों का प्रारंभिक परीक्षण। लेकिन हम लोगों को अपने हिसाब से इसमें देखना कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, तीसरा क्या स्टेप होगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो पहला हमारा है
जो इसका 7 है विषय वस्तु विश्लेषण, जो हमारी विषय वस्तु है जिस टॉपिक पे हमको लेना है उसका विश्लेषण करेंगे हम लोग, तभी तो उसके लिए हम आगे चल के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहले हम विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। दूसरा है जो क्षेत्र विवरण, यानी कि पहला क्षेत्र विवरण करेंगे, फिर आपका करेंगे हम लोग, जब क्षेत्र विवरण हो गया फिर जो उद्देश्य हैं, जो हमने उद्देश्य बनाए थे जब हम शिक्षा दे रहे थे, उद्देश्य बनाए थे, वो उद्देश्य को हम आगे रखेंगे, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन जो वो हैं वो बनाएंगे। तो उद्देश्य को देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो परीक्षण के पदों का निरूपण, जो परीक्षण के पद बना रहे हैं उसका निरूपण करेंगे, क्वेश्चंस अपने बनाएंगे, उन पदों को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा आगे है परीक्षण के पदों के प्रारंभिक परीक्षण, जो अब हमारे परीक्षण के पद बन गए, निरूपण हो गया है, परीक्षण के पदों का प्रारंभिक परीक्षण देखेंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षण, एक प्रारंभिक परीक्षण उसका ले लेंगे, उसकी फिर जांच करेंगे, यानी कि एक उसका जो हमने परीक्षण बनाया है उसका कहीं पे टेस्ट ले लेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे कि ये सब बच्चों पे अप्लाई करना ठीक रहेगा, उसकी जांच कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद आपका देखिए जो है ये देखेंगे कि जो विश्वसनीयता है, वैधता और नियमावली इससे ज्ञात हो रही है हमारी, क्योंकि विश्वसनीय है जो हमने बनाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परीक्षण, उसके बाद आपका है कि परीक्षण नियम पुस्तक तैयार करना, ठीक है। ये बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे उसके लिए कि जैसे हम लोगों के देखिए जब प्रश्न आते हैं तो ऊपर पहले नियम दिए होते हैं कि ये इतने प्रश्न करने हैं, ऐसा करना है, ये पूरा पता है, तो वो एक तरह से फिर वो बनाएंगे। और सबसे आखिरी में फिर क्या होगा, उसके बाद आपका होगा परीक्षण के पदों की कठिनाई और विविधीकरण शक्ति की समीक्षा। तो ये आपका हो गया। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो पहला हमारा था 7 की विषय वस्तु विश्लेषण, तो हमारा जो डी है वो बिल्कुल ठीक है। डी मतलब आपका, यानी कि जो 4 आपका है, पहले इसमें देखिए इसमें भी 7 है, 1 है, 5 है, तो ये आपका 4 ठीक होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो विश्वसनीयता होती है उसको आकलन करनी है, उसकी विधियां दी गई हैं, और फिर उधर की तरफ आपका दूसरी साइड में है कि जो विश्वसनीयता है उसके प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका है। तो पहला है हमारा जो विधि है, जब विश्वसनीयता हम लोग मापते हैं तो उसकी जो विधि है अर्थ विभाजनात्मक विधि, ठीक है। इसके हम कब इसको अप्लाई करते हैं, कब किस चीज़ की जांच करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये जो विधि है हमारी ये अपनाई जाती है आपकी जब आप समतुल्यता का माप करते हैं। किस चीज़ का माप करते हैं, समतुल्यता का माप करते हैं। तो अर्थ विभाजक, यहाँ की दो आपकी उसके 2 पेपर अब आपने बनाए हैं, या उसको आप आधे जो क्वेश्चंस हैं एक सूची में डालते हैं, एक आधे क्वेश्चन एक सूची में डालते हैं, फिर उनकी जो समतुल्यता की जांच होती है, माप होती है। तो ये आपका जो पहला है ए का, ये सेकंड ठीक होगा। और दूसरा है कि एक समान स्वरूपों से परीक्षण, पुनः परीक्षण, जब पुनः परीक्षण जब किया जाता है तो आपका जो, यानी कि एक समान स्वरूप, पहले तो एक समान स्वरूप है उसका, और दूसरी बात जो है आपकी कि एक तो जितने भी पेपर दिए हैं सबका एक समान स्वरूप है, और दूसरी बात कि परीक्षण लिया गया है फिर पुनः परीक्षण लिया जा रहा है, तो इसमें दो चीज़ों की माप हो रही है, एक तो स्थायित्व जो स्थायीपन है, ठीक है, और एक समतुल्यता की। तो ये आपका 4 जो है इसका 4 ठीक होगा। और सी आपका है कुडर रिसर्च डन रिचर्डसन कुडर रिचर्डसन। तो इनका जो है, इनका आपका देखना है, ये इनकी जब विधि अपनाई जाती है, जब ये विधि अपनाई जाती है तो किस चीज़ का मापन होता है इस चीज़ का, तो हम जब आंतरिक एकरूपता, यानी कि थर्ड वाला आंतरिक एकरूपता जब मापते हैं तो हम ये कुडर का जो विधि है ये लगाते हैं, ठीक है। हाँ, रिचर्डसन जो है, कुडर रिचर्डसन, इसको हम लगाते हैं।
आपका जो डी है कि अंत है निर्धारक विश्वसनीयता, इसको मापते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपका है जो निर्धारक के मध्य समानता की जो सीमा है से संबंधित माप होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका पहले का आपने किया था अर्ध वाला समतुल्यता, सेकंड था, और दूसरे का आपने बताया था एक समान, इसका आपका 4 था। तो इसके हिसाब से आपका जो है सेकंड ठीक होगा। ठीक है, ये आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है कि समुच्चय दिए गए हैं और अध्यापन के कुछ प्रतिमान, यानी जो शिक्षक है अध्यापन का जो कौशल है, अध्यापन के कुछ मॉडल दिए गए हैं, और समुच्चय 2 में आपके सेकंड में शिक्षण प्रतिमान दिए गए, शिक्षण के मॉडल हैं, तो आपको उससे मैच करना है, पहचान करनी है। तो पहला जो आपका है शिक्षक निर्देश, यानी कि पहला है प्रेक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो ये कहाँ अप्लाई होता है आपका, तो ये जो है प्रेक्षा आपका जो व्यक्तिक विकास है इससे होगा। प्रेक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में आप जो व्यक्तिक विकास को देखते हैं। ठीक है, अवधारणा, अब अवधारणा जो होती है, अवधारणा प्राप्ति प्रतिमान, ये आप जो सूचना देते हैं, सूचना प्रसंस्करण में इसका प्रयोग होता है, तब ये प्रतिमान यूज़ होता है। असंवेदी प्रतिमान, तीसरा है असंवेदी प्रतिमान, ये आपका जब आप व्यवहारात्मक कार्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और डी आपका है सहकारी प्रतिमान, ये मॉडल आप यूज़ करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें भी सहकारी बातें कहाँ होती है, सरकार की बातें, सहकारी बातें, ये सामाजिकता की इसमें बात है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इससे आपको मैच कर देंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक होगा आपका पहले का है तीसरा, और आपका अवधारणा का है चौथा। तो इसके हिसाब से आपका जो सेकंड है ये ठीक होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि प्रणाली उपागम। अब ये प्रणाली उपागम क्या होता है? प्रणाली उपागम को निम्नलिखित आधार पर अधिमान्यता दी जाती है। देखिए, प्रणाली उपागम जो है इसमें आपका एक तो पहले कोई समस्या है, जैसे कोई समस्या आई, ठीक है, फिर एक प्रोसेस अपनाया गया उसको हल करने के लिए, फिर एक रिजल्ट निकल के आया, जब उसको सॉल्व की गई तो एक रिजल्ट निकल के आया। उसी तरीके से अगर हम शिक्षा में इसको देखते हैं तो कोई बच्चा है उसको पहले इनपुट दिया जाता है, इसको सिखाया जाता है, ठीक है, फिर शिक्षण की एक प्रक्रिया होती है, फिर प्रोसेस होता है, फिर वो सीखता है हर चीज़, और फिर परीक्षण लिया जाता है तो आउटपुट निकल के आता है। तो एक तरीके से ये आपका प्रणाली उपागम है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि निम्नलिखित आधार पर अधिमान्यता किसको दी जाती है। तो इसमें हम अगर देखें तो आपका जो पहला है कि इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। दूसरा है इसमें कक्षा संप्रेषण के अभिकल्पन में शिक्षक का प्रयासों पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो हाँ, और तीसरा है कि इसमें शिक्षण अधिगम की स्थितियों की योजना तैयार करने में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। और आगे देखें तो डी है आपका कि इसमें शिक्षण के मूल्यांकन के लिए मापदंड निर्धारण में सहायता मिलती है। और ई है कि इसमें कार्य विश्लेषण का उपयोग सन्निहित होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक होगा वो है इसमें आपका होगा ए ठीक होगा, और आपका बी ठीक है, और आपका
डी और ई ये ठीक होंगे। तो इसके हिसाब से आपका पहला ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके दो समुच्चय दे गए हैं, उसमें आपको मैच करना है। पहला है टीम शिक्षण, जो कि टीचर्स एक टीम बना के पढ़ाते हैं। वहाँ पे आखिर यहाँ पे जो मिलाना है आपको, तो उनकी रणनीतियाँ दी गई हैं, तो ये कहाँ पे उपयोगी होता है, इसमें क्या होता है। तो इसमें जो टीम शिक्षण होता है आपका, इसमें जो विशेषज्ञ हैं, टीचर जो विशेषज्ञ हैं, वो एक समूह में, मतलब टीचर्स होते हैं, वो उनकी अंतःक्रिया होती है, वो बच्चों को टीच करते हैं, टीम शिक्षण होता है। तो इसका आपका 4 ठीक होगा। अब अगला है आपका कि सृजनात्मक शिक्षण, जो क्रिएटिव शिक्षण है, इसमें क्या है। क्रिएटिव शिक्षण में आपका जो है एक तरीके से जो सहजता होती है, देखिए जो आपका सृजनात्मक शिक्षण होता है, पहली बात तो इसमें ये होती है कि बच्चों को पूरी छूट होती है कि अपने भी जो विचार हैं वो व्यक्त कर पाएँ, ठीक है। अपने जो भी थॉट आ रहे हैं उनके मन में, कोई भी अगर नवीन विचार हैं या उस थॉट्स उस चीज़ से रिलेटेड हैं, सर्जन वहीं पे होता है जहाँ पे आपको अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता पूरी होती है। तो यहाँ पे सृजनात्मक शिक्षण जो है एक तरह से बहुत सहज होता है, वहाँ पे पूरी स्वतंत्रता होती है बच्चों को। तो जो सहजता को बढ़ावा देना, ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार का तनाव नहीं होता कि बच्चा डरे, कोई चीज़ पूछे ना, अपनी बात ना रख पाए। तो जो हमारा सृजनात्मक शिक्षण है उसको हम सहजता को बढ़ावा देना, इससे इसको मैच करेंगे। और तीसरा है अनुरूपित शिक्षण। देखिए अनुरूपित शिक्षण मतलब क्या होता है, किसी का रूप रखना, अनुरूपित यानी कि हम भूमिका निर्वाह करते हैं। जब हम किसी रोल करते हैं, कोई भी जैसे नाटक करते हैं, किसी चीज़ का रोल करते हैं, तो ये शिक्षण है। जैसे कि आप अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो आपका 63 है, 63 में है। इसमें क्या बताया है, रोल प्लेइंग, ठीक है, ये आपका है रोल प्लेइंग जो बच्चा करता है, यानी कि अनुरूपित शिक्षण होता है कि बच्चे को बताया जाता है कि जैसे कोई भी कंसेप्ट दिया जाता है और फिर बच्चा उस चीज़ का रोल प्लेइंग करता है। तो ये हो गया आपका। और अगर हम आगे देखें तो आपका है आगे हमारा है अनुरूपित शिक्षण हो गया आपका। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग आपकी कहाँ होती है। माइक्रो टीचिंग में देखिए क्या होता है आपका कि इसमें ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए इसमें सूक्ष्म शिक्षण जो होता है यानी कि माइक्रो टीचिंग जो होती है, इसमें एक प्रविधि है, एक तरीके की प्रविधि है जिसमें जो आपके छात्र अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जो नए टीचर सब बन रहे हैं, जो आपके टीचर, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जो कि शिक्षण अभ्यास, इसमें जो शिक्षक है, जो नया शिक्षक बना है, वो एक तरह से अपना अभ्यास करता है शिक्षण का, ठीक है, जो कि शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विशेष तक सीमित करके तथा कक्षा के आकार एवं शिक्षण अवधि को घटाकर शिक्षण को अधिक सरल और नियंत्रित करती है, ये उस विधि को बताया जाता है। तो इसमें एक तरीके से जो इसमें अगर हम देखें तो जो चरणबद्ध रूप से शिक्षण के घटक कौशल में प्रशिक्षण जो है ये इसका होगा। तो इसके हिसाब से हम लोगों का जो ठीक होगा वो है पहले का आपका 4 है और फिर है आपका फिर है तीसरा। तो इसके हिसाब से हमारा ठीक होगा 4 ऑप्शन जो है आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि 4 आपका ठीक है इसमें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64
कि निम्नलिखित में से कथन सूची में से सही समुच्चय चुनिए। ठीक है, अब नीचे कथन दिए गए उसमें से सही समुच्चय हमको चुनना है। तो पहला है कि रेखीय अभिक्रमण तत्काल पुनर्वलन के उपयोग के फलस्वरूप विकसित होता है। जो पहला है आपका क्या है कि जो रेखीय लाइनर जो प्रोग्रामिंग होती है वो तत्काल पुनर्वलन उसमें मिलता है कि फलस्वरूप विकसित होती है, तो ये आपका ठीक है। बी आपका है कि शिक्षण के अंत क्रियात्मक चरण में संप्रेषण की प्रक्रिया सरल हो जाती है, तो ये आपका ये भी ठीक है। तीसरा है कि साइनेटिक विधि से सृजन प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो ये जो विधि है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके उसमें आ चुका है कि हाँ, साइनेटिक जो विधि है ये भी आ चुकी है। इसमें ये पूछा गया था आपके क्वेश्चन में जो ये विधि एक तरह से वह विधि है जिसमें कि जो सर्जन करने की क्षमता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ावा देने की ये विधि है। तो ये क्वेश्चन उसमें आया था कि जो विधि है ये किन बच्चों पे ज़्यादा उपयोगी रहती है। जो सर्जनशील बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। तो इसके लिए आप इसमें टिक कर, ये ठीक है, आपका बात ठीक कही गई है। ये डी आपका है कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण में अप्रत्यक्ष वार्ता प्रति पर जोर दिया जाता है, ये भी ठीक है। ये जो क्लासेस में जो बच्चों का जो अंतःक्रिया विश्लेषण होता है उसमें ये प्रति इनकी ठीक है। ये है आपका कि अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ विविध चिंतन पर आधारित सूचना पर केंद्रित, तो ये ठीक नहीं है। तो आप BCD, तो इसके आपका ठीक है। ये आपका जो सेकंड है ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 65 की एक समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय की अवधारणा को समुच्चय सेकंड में देखना है, मिलाना है, मैच करना उनको। पहला है आपका मेमोरी यानी कि स्मृति। तो इसमें आपको देखना है किससे ये जो होता है इससे अगर हम देखें मैच करेंगे तो कौन सा ठीक होगा। तो देखिए अगर हम इसमें भी स्मृति जो है या मेमोरी जो है उसमें स्मरण करने की बात होती है, तो उससे अगर हम देखेंगे तो देखिए जो 4 ऑप्शन है आपका कि स्मरण में अंतःग्रस्त संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इससे उसको मैच कर देंगे। फिर है सेकंड आपका अवबोध परक। इसमें अवबोध में क्या होता है, हम किसी चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, तो इसके लिए आपका जो ठीक होगा वो है सामान्यकरण और विभेदन की क्षमता हमारे सबके अंदर आती है। जब कोई चीज़ हमको समझ में आ जाती है, कोई भी कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो आराम से दो चीज़ों के बीच विभेद कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो ये आपका अवबोध परक को आप तीसरे से मिलाएंगे। और तीसरा आपका है जो विमर्शात्मक, ये जो है इसमें देखिए क्या होता है, जो विमर्श करने की क्षमता होती है हमारी, जो चिंतन शैली हमारी जो होती है कब विकसित होती है, तो ये जब विकसित होती है तो हम क्या करते हैं, जो कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाएगी तो हम उसको अच्छी तरह से सार्थक रूप से ठीक कर पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। तो जो आपका पहला ऑप्शन है कि समस्या के सार्थक हल के लिए परिकल्पना, निर्माण और परीक्षण, ये हमारा इसका ठीक हो जाएगा। चौथा आपका है मिश्रित यानी कि सब कुछ इसमें मिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपका अगर देखा जाए तो ये आपका ठीक हो कि एक साथ विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। मिश्रण मतलब क्या होता है, एक साथ विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो उसके हिसाब से आपका जो होगा इसमें ठीक वो है, पहले का हमारा क्या था, चौथा, और दूसरे का हमारा है तीसरा। तो उसके हिसाब से आपका जो तीसरा है वो ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सामान्य बालक से आगे निकलने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जब जो प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में, जो एक होशियार बच्चा है, ठीक है, वो अगर क्लास में है, एक साधारण बच्चा है, एक जो आपका प्रतिभाशाली जो होशियार बच्चा है, तो उन दोनों में जो कंपटीशन होगा, किस क्षेत्र में आगे बढ़ने का उनका कंपटीशन होगा, क्या शारीरिक स्वास्थ्य में,
नहीं। क्या सामाजिक परिपक्वता में? नहीं। अभिरुचि की व्यापकता और सामान्य बहुविज्ञता में? नहीं। शैक्षणिक उपलब्धि, क्योंकि वहाँ शिक्षा हो रही है, जो शैक्षणिक वो कह रहा है कि हम, वो सोचेगा हम फर्स्ट आएँ और वो बच्चा सोचेगा कि हम फर्स्ट आएँ, तो वहाँ पे क्या, कौन सा कंपटीशन होता है? वहाँ पे होता है शैक्षणिक उपलब्धि, कि कौन ज़्यादा उपलब्धि शैक्षणिक रूप में पाएगा। तो जो आपका तीसरा है वो बिल्कुल ठीक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बधिर, जो सुन नहीं पाते हैं, बधिर बालकों को सुनने वाले बालकों की तुलना में सापेक्षिक हीन भाव दर्शाने की प्रवृत्ति बढ़ती है? देखिए, एक बच्चा सुन पा रहा है, एक बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो वहाँ पे हीन भावना क्या होगी, इस चीज़ को लेके हीन भावना होगी। देखिए, पहला इसमें बताया गया सामाजिक भावनात्मक विकास, इसमें तो कोई हीन भावना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे देखिए सुनने की बात हो रही है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है बच्चा, एक सुन पा रहा है, वो ज़्यादा हर चीज़ सीख पा रहा है। किस चीज़ को सीख पा रहा है? भाषा को सीख पा रहा है, ठीक है। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा, वो ठीक से नहीं सीख पा रहा है, और जो बच्चा सुन पा रहा है वो अच्छी तरह से भाषा को सीख पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए और सारे ऑप्शन से कोई हमको मतलब नहीं है, जो भाषा विकास है उसको लेके उसके अंदर हीन भावना आ सकती है, क्योंकि भाषा में वो पीछे रह जाएगा बच्चा जो सुन नहीं पा रहा है। तो वो जो है जो हीन भावना दर्शाने वाली प्रवृत्ति जो है वो भाषा विकास में होगी। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? देखिए, पहले तो समावेशी शिक्षा देखिए क्या होती है। समावेशी शिक्षा ऐसी चीज़ है, इसमें जो आपके साधारण बच्चे हैं, जो आपके हर चीज़ से ठीक हैं, जो इंद्री है उनकी ठीक है, वो नॉर्मल है हर चीज़ में, और जो बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, किसी चीज़ में उनको अपंग है या कोई चीज़ में उनको कमी है, लेकिन उन दोनों को साथ में मिला के उनको साथ में एक ही स्कूल में एक ही क्लास में शिक्षा दी जाती है, उस टाइप की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। किसी तरह का वहाँ पे भेद नहीं होता है। तो जब ये कह रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा का क्या तत्व नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए, देखिए पहला ऑप्शन है कि विविधता के प्रति सम्मान। तो वहाँ पे देखिए कुछ बच्चे तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई सामान्य है, कोई कुछ परेशानी है, तब भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? विविधता को सम्मान दिया जा रहा है, बात ठीक है। इसमें नहीं वाला शब्द पूछा गया है ना हमसे। दूसरा है कि शून्य अभी अस्वीकृति। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको शून्य भी बताया गया है, शून्य अस्वीकृति। अब शून्य अस्वीकृति का मतलब क्या होगा? अगर हम देखें इसको सोच के, इसका मतलब है स्वीकृति, यानी स्वीकृति सबको समान से जो बच्चे परेशान हैं या जो बच्चे विशिष्ट हैं उनको भी सम्मान दिया जा रहा है, उनको भी स्वीकृति दी जा रही है, और सामान्य बच्चों को भी स्वीकृति दी जा रही है। तो ये भी ठीक है आपका। तीसरा है सहयोग, सहयोग भी दिया जा रहा है, सबको साथ में बैठ के पढ़ाया जा रहा है, सहयोग भी हो रहा है। और जो चौथा है आपका कि विशेष वर्ग स्थापन, ये आपका गलत है। वहाँ पे किसी विशेष वर्ग को स्थापित नहीं किया जा रहा है कि उनको सामान्य को ज़्यादा वो दिया जाए, और जो बच्चे परेशान हैं, जो आपके विकलांग हैं, उनको कम वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे ये बात कोई नहीं है, विशेष वर्ग स्थापन नहीं होगा। तो ये आपका नहीं पूछा हुआ है ना, तो ये आपका ये ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए ये एक बीमारियों का, परेशानियों का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इसका ये नाम है। तो ये किस चीज़ की कमी से होता है? क्या है ये, आखिर किस चीज़ की कमी से हो जाता है? तो ये अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है आपका अपकर्षक तंत्रिका, ये एक तरह से जो मसल्स होती हैं, मसल्स का रोग है ये, ठीक है। अपकर्षक तंत्रिका मांसपेशीय रोग है, और ये संक्रामक नहीं है, यानी कि छुआछूत वाली नहीं है, ये आपकी मसल्स की परेशानी है। तो आप पहला वाला इसका टिक कर देंगे। देखिए बच्चों, ये तो इसमें तो कोई थ्योरी नहीं है, समझना नहीं, ये तो आपको एक तरह से अपने आप ही जानना पड़ेगा कि ये जो कमी है, इस कमी से कहाँ पे किस चीज़ में कमी होती है, ठीक है। तो ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप इसको याद करिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर किस लिए होता है, ठीक है, समझने में कौन सा कथन सही है। तो ये ऑटोसोमल ये डिसऑर्डर कब होता है आपका?
ये जो आपका डिसऑर्डर है वो जो आपके गुणसूत्र होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं उसमें जो 22वें युग्म में व्यातिक्रम में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं जो लिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सेकंड आपका ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये आपका ये है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तो इसमें देखिए ये है कि रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट इन द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू जेंडर, ये आपका होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका इसमें ठीक है कि 22 जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें डिफेक्ट के कारण उसमें कुछ खराबी है, जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र जो 22 है उसमें युग्म में कोई उसके व्यातिक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं जो लिंग से संबंधित नहीं है, तो आपका इसमें सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के लिए डाइट होते हैं, जो आपके जिलों में जो डाइट होते हैं वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ निकाय क्या है? देखिए, जो डाइट आपके होते हैं वो जिला स्तर पे होते हैं। ठीक है, वो जो टीचर्स हैं जो इन सर्विस में हैं उनकी जो प्रशिक्षण को जो अपडेट रखने के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? इनका जो शीर्ष निकाय जो इनकी सबसे सुप्रीम पावर इनकी कौन सी है? इनकी सुप्रीम पावर आपकी है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको कि हम SCERT के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके जो देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है NCERT, वो हमारा केंद्रीय रूप में जो केंद्रीय स्वरूप है, केंद्र की तरफ से काम करता है पूरे, चाहे वो आपका किसी राज्य से संबंधित है, वो मतलब केंद्रीय एक तरह से केंद्र रूप में काम करता है, बड़ा है वो इससे। लेकिन राज्य स्तर पर हम देखेंगे, डाइट की यहाँ पे बात हो रही है, राज्य स्तर पे जो काम करता है शीर्ष निकाय जो है आपका वो है SCERT, यानी कि 4 आपका ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका 72, उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किसमें अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं? ठीक है, तो अगर इसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो क्या बोलेगा, ये आपका 72 है। इसमें है ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका कहाँ पे किस चीज़ के लिए होता है? तो अगर हम इसका देखेंगे तो आपका तो ये जो होते हैं आपके जो देखिए जो सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा है, यानी कि जो सेवा में हैं, इन सर्विस में हैं जो, उनके लिए ये उनकी अभिक्षमता के निर्माण के लिए होता है क्या? उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। ठीक है, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा यानी कि इन सर्विस में जो लोग हैं, जो भी इस समय टीचर्स हैं, उनके लिए ये होता है। तो आपका जो सेकंड है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से किस समुच्चय में शिक्षक शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का विवेचन किया गया है? जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को बताया गया है। तो पहला है आपका प्रयोजकों द्वारा बिना पर्याप्त तैयारी के एकीकृत कार्यक्रम आरंभ करना। ठीक है, पहला ये है आपका। दूसरा है शिक्षक शिक्षा संस्थाएं और अभ्यस्तरत विद्यालयों के मध्य अपर्याप्त संवाद व संवादहीनता। ठीक है, इससे भी समस्याएं होती हैं। तीसरा है आपका शिक्षकों की उदासीनता और उसका अभिक्षमता स्तर, तो ये भी समस्या है एक तरह की। और चौथा आपका है कि समय साध्य क्रियान्वितीकरण रणनीतियों पर ध्यान दिए बगैर पाठ्यक्रम की बढ़ी हुई अवधि, ये है। और पांचवा है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में इंटर्नशिप,
कार्यक्रम। तो ये किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से शिक्षकों की जो शिक्षकों की जो योग्यता है उसको बढ़ाता है, उनके अनुभव को बढ़ाता है। तो ये नहीं है, इंटर्नशिप जो होती है ये अच्छा कार्यक्रम है जो कि टीचरों की योग्यता को, उनके अनुभव को बढ़ाता है, जो फ्रेशर होते हैं, ठीक है, रिफ्रेशर होते हैं। अब जो आपके हैं 6 है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संकाय सुधार कार्यक्रम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी आपका इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो देखिए आपका पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, आपका चौथा ठीक है, बस पांचवा आपका नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ठीक होगा तीसरा ऑप्शन जो है आपका, ये आपका तीसरा जो है, पहला ठीक है, दूसरा ये, हाँ तीसरा आपका ठीक है बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, नीचे दिए गए 2 समुच्चय दिए गए हैं आपको, ठीक है, उसको मैच करना है और उसमें ये देखना है शिक्षक, इसमें एक तरफ तो आपके शिक्षक शिक्षा के स्तर हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर के टीचर्स हैं, प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, और इधर उनका लक्ष्य क्या है, वो आखिर क्या पढ़ाते हैं, क्या लक्ष्य, उनके उद्देश्य क्या है, इस चीज़ में बताया गया है। तो अगर हम लोग देखते हैं पहला, देखिए अगर पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर, क्या है, जो पूर्व प्राथमिक स्तर पे बच्चों को शिक्षा देते हैं उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य ये है कि बच्चे का जो आपका ये वाला है कि तीसरा, अग्रलक्षी, खुला, सौम्य चित्तवृत्ति और उत्कृष्ट भावनात्मक प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना, पूर्व प्राथमिक यानी जो बहुत छोटे बच्चे हैं। दूसरा आपका है प्राथमिक स्तर आ जाता है। प्राथमिक स्तर में क्या है, प्राथमिक स्तर में जो आपका है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की, यानी कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, कि विविध आवश्यकताओं की पूर्ति और राष्ट्रीय पहचान तथा पर्यावरण के लिए सम्मान की क्षमता की बढ़ावा देना, ये है आपका, ठीक है। अब आगे है माध्यमिक स्तर पे क्या होता है, माध्यमिक स्तर का आपका, माध्यमिक स्तर पे जब बच्चा आता है, जब 9th-10th में आता है तो उसको व्यावसायिक समर्थता तथा विषय में विशेषज्ञता हासिल करने की क्रिया को तीक्ष्ण करना है, ये है। और जो महाविद्यालय में बच्चा आ जाता है तो उनका लक्ष्य क्या है, विषय ज्ञान को अघतन एवं उन्नत करना तथा शिक्षण मूल्यांकन और पाठ्यक्रम निर्माण में दिशा उन्मुखीकरण प्रदान करना। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पहले का था तीसरा, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रसंग शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान वो होते हैं जो शिक्षा, जो विद्यालय हैं, शिक्षा से संबंधित जो है, ये अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान जो है शिक्षा के क्षेत्र में होता है। तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन कौन सी इसमें ऑप्शन ठीक हैं वो आपको देखना है। तो पहला आपका है कि छात्र अध्यापक के शिक्षक कौशलों में सुधार लाना, तो यह आपका हो सकता है। दूसरा है प्रवेश के लिए उपयुक्त मापदंड की पहचान करना, ये इसमें कोई वो नहीं है। और तीसरा आपका है प्रशिक्षु हैं, जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके शिक्षण व्यवहार में सुधार करना, ये भी आपका ठीक है। चौथा आपका है शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, ये नहीं है। पांचवा है आपका कि जो प्रशिक्षु हैं, जो टीचर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके शिक्षक तथा दोनों की व्यावसायिक अभिक्षमता की वृद्धि करना, ये ठीक है आपका। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका पहला ठीक था, तो आपका जो ये है पहला, ये आपका ठीक होगा। तो बच्चों ये आपका जो 2017 का जो थर्ड पेपर था वो आज पूरा हो गया है। और ये बच्चों अगर कोई इसमें डाउट है, कोई भी आंसर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। अगर पहली बार आप आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।